तो स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल जेपी एकेडमी 2.0 में। तो आज के इस वीडियो में फिर से बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 को ध्यान में रखते हुए आपके लिए क्लास 10th के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए फिजिक्स का भौतिक शास्त्र का जो चैप्टर है, चैप्टर 1 और 2, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, दूसरा है प्रकाश का अपवर्तन। इन चैप्टरों से अब तक बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में 2011 से लेकर 2023 तक के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, उन सभी प्रीवियस ईयर के विगत वर्षों में पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन इस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छे से सरल भाषा में करवाने वाले हैं। और आपको बहुत अच्छे से ये बात पता होना चाहिए कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं वो आने वाले परीक्षाओं में रिपीट होते हैं, दोबारा पूछे जाते हैं। तो जो विगत वर्ष के परीक्षा हो चुके हैं और उनका जो क्वेश्चन है आपका, उसका प्रैक्टिस करना आपके आने वाले परीक्षा के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रेगुलर आपके लिए वीडियो जो है अपलोड करते रहें। और पहले हम लोग बात करेंगे प्रकाश का परावर्तन वाला जो चैप्टर है, उससे पूछे जाने वाले जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, वह दर्पण है। तो सीधा प्रतिबिंब जो बनता है वो हमेशा समतल दर्पण में बनता है और उत्तल दर्पण में बनता है। उत्तल दर्पण और समतल दर्पण के समक्ष सामने यदि आप वस्तुओं को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब हमेशा और हमेशा सीधा ही बनता है। इस बात को आप समझेंगे कि उत्तल दर्पण में और समतल दर्पण में, दोनों दर्पणों में जो है वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा सीधा ही बनता है। तो पहले प्रश्न का ऑप्शन डी जो है सही उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न है आपका, प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की किरणें जो है हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर होगा दूसरा का। तीसरा प्रश्न है आपका, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 2, यानी कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। पहला नियम होता है आपका, आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है ना। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये किरण आई है ना, आपतित हुई और आपतित होने के बाद क्या होता है, लौट जाता है। तो यहाँ जो कोण बनता है इसको एंगल आई कहते हैं और इसको एंगल आर कहते हैं, ठीक है। तो आई जो है यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण, एंगल आई और एंगल आर दोनों क्या होता है, एक दूसरे के बराबर होता है। और दूसरा नियम होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और इन दोनों के बीच खींचा गया जो अभिलंब है, इन तीनों, ये तीनों के तीनों जो होते हैं एक ही तल में होते हैं। ये 2 नियम है, ठीक है। सब्जेक्टिव में पूछा जाता है इसलिए आपको बता दिए। नेक्स्ट 4 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको देखना है। तो परावर्तन का कोण, परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है कि परावर्तन कोण जो होता है, आपतन कोण जो होता है परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये आपको अभी बताया थोड़ा देर पहले, है ना, पिछले वाले क्वेश्चन में बताया कि आपतन कोण जो है परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। परावर्तन के नियम से ही हमको पता चलता है कि आपतन कोण जो है परावर्तन कोण के बराबर होता है। 5 नंबर प्रश्न है आपका, प्रकाश तरंग का उदाहरण है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है कि प्रकाश तरंग का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। विद्युत चुम्बकीय तरंग जो है प्रकाश तरंग का उदाहरण है, ठीक है। ध्वनि तरंग जो है अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है। क्या है, अनुदैर्घ्य तरंग का क्या है, उदाहरण है ध्वनि तरंग, ठीक है। और प्रकाश तरंग जो है विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण है। तो 5 का ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक का मतलब क्या होता है, सीधा,
है ना। काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा तो वो हमेशा कैसा होगा, सीधा प्रतिबिंब होगा। काल्पनिक का दूसरा अर्थ होता है आभासी। आभासी लिखा रहे या काल्पनिक लिखा रहे, दोनों का मतलब एक ही होता है। और जब भी काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब बनता है तो कैसा प्रतिबिंब बनता है, सीधा बनता है। तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा काल्पनिक बनता है, अर्थात आभासी बनता है, और वो सीधा होता है। कैसा होता है, सीधा होता है। तो 6 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव है ना। फिर आ जाता है आपका, इसमें लगभग आपको 50 ऑब्जेक्टिव के आसपास आपको बताएंगे, ठीक है, जो कि पूछा जा चुका है ना, और रिपीट होते रहता है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे कि आने वाला जो आपका परीक्षा है 2024 में, उसमें ये सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिपीट होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। कितना होता है, अनंत होता है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे कि समतल दर्पण की फोकस दूरी हम क्या होता है, अनंत होता है। फिर दूसरा प्रश्न है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने। उल्टा बनेगा, ठीक है, वास्तविक बनेगा और समान आकार का बनेगा। तो ये अवतल दर्पण के सामने कहाँ रखा जाए। तो मान लीजिए ये अवतल दर्पण है ना। अवतल दर्पण बाहर की ओर रंगा हुआ होता है, अंदर की ओर धंसा हुआ होता है, ठीक है। यहाँ पे वक्रता केंद्र होता है, सी जिसको कहते हैं। यदि वक्रता केंद्र पर सी पर क्या करेंगे, वस्तु को रखेंगे, तो वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा क्या बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु के आकार का बनेगा, ठीक है। और उल्टा जब बनता है तो कहते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है ना। तो वक्रता केंद्र सी को बोलते हैं। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका है तीसरा प्रश्न है, उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण में जब भी प्रतिबिंब बनता है तो काल्पनिक बनता है, अर्थात आभासी बनता है। कहने का मतलब वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो सीधा और हरासित। हरासित का मतलब क्या होता है, छोटा होता है। क्या होता है, छोटा। जब भी उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है तो सीधा बनता है, हरासित का मतलब छोटा बनता है ना, और काल्पनिक बनता है अर्थात आभासी बनता है। फिर आपका चौथा प्रश्न है, दर्पण सूत्र है, इसमें से आपको दर्पण सूत्र बताना है। तो ऑप्शन ए देखेंगे, 1/v + 1/u = 1/f जो है आपका दर्पण सूत्र है। यही आपका माइनस में रहेगा, 1/v - 1/u = 1/f, तो ये लेंस सूत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लेंस सूत्र हो जाएगा, ठीक है। तो आपसे दर्पण सूत्र पूछा है तो ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका है, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। देख रहे हैं कितना रिपीट कर रहा है क्वेश्चन, है ना। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है रिपीट होता है आने वाला परीक्षा में। इस बात को आप ध्यान रखते हुए आप प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है, तो अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने में हमेशा क्या होता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। फिर आपका है 6 नंबर है, किसी कार के अग्रदीप। अग्रदीप का मतलब हेडलाइट जो होता है, कार का जो आगे वाला हिस्सा होता है। मान लीजिए कि क्या है, आपका कार है ना, क्या है, कार है। तो कार का आगे वाला जो लाइट होता है, हेडलाइट होता है, जिसको अग्रदीप कहते हैं, उसमें प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा होता है। इसमें से कौन सा दर्पण लगा हुआ होता है हेडलाइट में, तो अवतल दर्पण ही लगा होता है। कौन सा दर्पण लगा होता है, हेडलाइट में जो है अवतल दर्पण ही लगा होता है, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट है, किस दर्पण का उपयोग पश्च दृश्य दर्पण के रूप में पीछे देखने के, है ना। पश्च दृश्य का मतलब क्या होता है, पीछे देखने वाले दर्पण के रूप में किया जाता है। तो उसको पीछे देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। गाड़ियों का जो हेडलाइट होता है, गाड़ी ड्राइवर के बगल में जो हेडलाइट नहीं, ड्राइवर के बगल में जो मिरर लगा रहता है, जो दर्पण लगा रहता है, वही जो होता है वो उत्तल दर्पण लगा हुआ होता है ना। ड्राइवर के बगल में पीछे देखने के लिए, ड्राइवर पीछे देखता है ना, तो वो जो दर्पण लगा होता है पीछे देखने के लिए, उत्तल दर्पण लगा होता है। फिर आपका है 8 नंबर, नई कार्तीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। नई कार्तीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने, मान लीजिए दर्पण है ना, तो दर्पण के सामने मतलब इधर हो गया। इधर जो है बिंब की दूरी, बिंब मतलब क्या हो गया, वस्तु। बिंब मतलब वस्तु की दूरी को हम क्या करते हैं, u से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको लिया जाता है धनात्मक, ऋणात्मक, ये बताना है, ठीक है। तो वस्तु की दूरी हमेशा, बिंब मतलब वस्तु की दूरी हमेशा जब भी दर्पण के सामने रहेगा तो ऋणात्मक लेंगे। क्या लेंगे, माइनस लेंगे, है ना। u क्या होगा, माइनस होगा।
फिर 9 नंबर प्रश्न है आपका, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो आपका उत्तल दर्पण का जो है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है, क्योंकि उत्तल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है, उत्तल दर्पण ये होता है बाहर की ओर उठा हुआ होता है, अंदर की ओर रंगा हुआ होता है ना। इसका फोकस दूरी जो लिया जाता है वो क्या होता है? फोकस दूरी होता है इधर होता है ना, दाएं साइड होता है। किधर होता है? और दाएं साइड क्या होता है? धनात्मक होता है। फोकस दूरी को क्या लेते हैं? धनात्मक लेते हैं, प्लस लेते हैं, है ना। तो दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है किस दर्पण में? तो आपका उत्तल दर्पण जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर होगा, उत्तल दर्पण। फिर है 10 नंबर है आपका, यदि किसी बीम के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है, आवर्धन का मतलब एम, मैग्निफिकेशन क्या है? माइनस है, ऋणात्मक है, तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, है ना। एम के मान से, एम के ऋणात्मक मान से क्या पता चलेगा कि प्रतिबिंब जो है वास्तविक है और उल्टा है। वास्तविक है और क्या है? उल्टा है। ये आप बात ध्यान में रखेंगे। और यही एम धनात्मक होता तो क्या होता? प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता। ठीक है, इसके लिए क्या होता? आभासी और सीधा। यदि एम का मान प्लस होता तो ऑप्शन सी होता, लेकिन माइनस दिया हुआ है इसलिए ऋणात्मक का आवर्धन ऋणात्मक है, मतलब एम जो है माइनस है, तो प्रतिबिंब जो होगा क्या होगा? वास्तविक होगा और उल्टा होगा। तो 10 का ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? तो बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देता है किसमें? अवतल दर्पण में। तो डॉक्टर लोग जो है मरीजों के दांतों को देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर होगा। फिर आपका है 12 नंबर, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। तो क्या माप सकता है प्रयोगकर्ता? दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी को मापेगा, फिर दर्पण तथा बीम के बीच की दूरी को मापेगा। ऑप्शन ए और बी दोनों सही होगा, तो ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा 12 का। फिर आपका है 13 नंबर प्रश्न है, गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? तो इसको कहते हैं गोलीय दर्पण का द्वारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्वारक कहा जाता है। गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ का वृत्ताकार सीमा रेखा है उसको क्या कहा जाता है? वृत्ताकार सीमा रेखा के व्यास को क्या कहा जाता है? द्वारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्वारक कहा जाता है। मान लीजिए गोलीय दर्पण है ना, तो इसका जो देखेंगे ये व्यास है ना, ये क्या है? आपका व्यास है पूरा गोलीय दर्पण का, तो इसी व्यास को क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। फिर आपका है 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है ना। फोकस दूरी पूछ रहा है तो, और वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है। वक्रता त्रिज्या को आर से डिनोट करते हैं। आर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आपसे फोकस दूरी एफ पूछ रहा है, तो एफ बराबर r/2 होता है ना। तो एफ हमको निकालना है, तो 32 रखेंगे, वैल्यू रखेंगे, दिया हुआ है 2 से भागा देंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अब 16 प्लस होगा कि माइनस होगा, ये कैसे पता करेंगे? तो दर्पण के नाम से पता करेंगे। तो फोकस दूरी जो है उत्तल दर्पण में, फोकस दूरी उत्तल दर्पण में क्या होता है? धनात्मक होता है। वही अवतल दर्पण का दिया रहता है तो ऋणात्मक हो जाता है। तो उत्तल दर्पण है इसलिए क्या हो जाएगा? फोकस दूरी 16 आएगा और वो भी धनात्मक आएगा, है ना, प्लस 16 सेंटीमीटर आएगा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी। तो 14 का ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका पूछ दिया हजामत के लिए किस दर्पण का प्रयोग होता है? लैंग्वेज को चेंज करके पूछ दिया। हजामत का मतलब दाढ़ी बनाने के लिए जो दर्पण का प्रयोग किया जाता है वो कौन सा दर्पण होता है? तो अवतल दर्पण होता है। फिर 16 नंबर है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक यानी कि आभासी, काल्पनिक को ही क्या कहते हैं? आभासी कहते हैं। ठीक है, ये हमेशा सीधा होता है। क्या होता है? सीधा होता है। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर होगा 16 का। फिर आपका 17 नंबर प्रश्न है, गोलीय दर्पण की फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है। क्या होता है? फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच में क्या संबंध होता है? तो फोकस को F से डिनोट करते हैं और वक्रता त्रिज्या को R से डिनोट करते हैं। तो इसका संबंध होता है F बराबर r/2 होता है। क्या होता है? r/2 होता है। लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो क्या करेंगे? इसको कोना कोनी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा?
R बराबर हो जाएगा 2F। R बराबर क्या हो जाएगा 2F, और R बराबर 2F दिया हुआ है, ऑप्शन ए दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे 2 गुना F लिखा हुआ है, तो आपको मान लीजिए F चाहिए तो इधर R लिखा हुआ है, 2 को इधर गुना में इधर लाएंगे तो भागा हो जाएगा, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा, तो F बराबर R/2 आ ही जाएगा, तो ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका है 18 नंबर प्रश्न है, किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा, बड़ा पाया गया, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। ध्यान देंगे, है ना, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी बना, सीधा बना और बड़ा बना। तो अवतल दर्पण में जो है 6 तरह का प्रतिबिंब बनता है, जिसमें एक ही कंडीशन होता है, एक ही सिचुएशन होता है, जब अवतल दर्पण में वस्तु को P और F के बीच में, है ना, P और F के बीच में ये आपका P होता है, पोल ध्रुव होता है, और ये आपका F होता है। इसके बीच में कहीं भी वस्तु को रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब जो है ना, दर्पण के पीछे बनता है, और आभासी मतलब सीधा बनता है, और वस्तु से बड़ा बनता है, ठीक है। और ये P और F के बीच में, P मतलब ध्रुव होता है, F का मतलब फोकस होता है, F का मतलब मुख्य फोकस होता है, ठीक है। तो दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में आप वस्तु को रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। तो ऑप्शन डी जो है 18 का सही उत्तर होगा। फिर 19 नंबर प्रश्न है आपका, किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है ना। किस दर्पण में दूर की वस्तु सदैव सीधा होता है। तो सीधा प्रतिबिंब किस में बनता है, उत्तल दर्पण में बनता है और समतल दर्पण में बनता है। तो ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका 22 नंबर, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो है वो ऋणात्मक लेते हैं। क्या लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं। वही उत्तल दर्पण का फोकस दूरी पूछता तो धनात्मक बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे अवतल का पूछा है फोकस दूरी, तो ये ऋणात्मक होगा, माइनस होगा। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। 21 नंबर प्रश्न है आपका, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब हमेशा प्राप्त होता है उत्तल दर्पण में। किसमें, उत्तल दर्पण में प्राप्त होता है, ठीक है। यहाँ पे 21 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए। अभी इसी चैप्टर में और है आपका ये प्रकाश का परावर्तन वाला, ऊपर जो बताया प्रकाश का परावर्तन वाला बताया। अब यहाँ पे अपवर्तन से जो भी आपका मैट्रिक की परीक्षा में पूछा गया है उसका यहाँ पे डिस्कशन करवाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है कम ज़्यादा, क्या होता है। तो वायु और में प्रकाश की चाल और निर्वात में प्रकाश की चाल दोनों में तुलना किया जाए तो निर्वात में क्या होता है, प्रकाश का चाल ज़्यादा होता है, अधिक होता है वायु में प्रकाश की चाल के तुलना में। इसमें क्या होता है, कम होता है। वायु में प्रकाश, दोनों से तुलना किया जाए तो वायु में प्रकाश का चाल कम होगा निर्वात के तुलना में, और निर्वात में क्या होगा, ज़्यादा होगा प्रकाश का चाल वायु के तुलना में। तो क्या क्वेश्चन पूछा है आपको समझ में आ गया होगा उत्तर, कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है ना। तो ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है आपका, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होती है। तो प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में जो है, अलग अलग माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। जैसे कि कांच में प्रकाश की चाल अलग होता है, वायु में प्रकाश की चाल अलग होता है, जल में प्रकाश की चाल अलग होता है। तो विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। तो ऑप्शन बी जो है दूसरा का सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका तीसरा प्रश्न है, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है। तो प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन सही उत्तर हो जाएगा। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देता है, ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है ना। फिर चौथा प्रश्न, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है। आवर्धन का एसआई मात्रक नहीं होता है, अर्थात आवर्धन का एसआई मात्रक, लेंस द्वारा उत्पन्न जो आवर्धन का एसआई मात्रक होता है वो मात्रा विहीन होता है ना, मात्रा नहीं होता है। ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका है, लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो लेंस में मुख्य फोकस 2 होता है। कितना होता है, 2 होता है। ऑप्शन
ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न है, अवतल लेंस का आवर्धन एम होता है ना, लेंस का पूछ रहा है। तो अवतल लेंस का आवर्धन का मान होता है एम बराबर होता है आपका वी बाई यू होता है। क्या होता है? वी बाई यू होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यही आपका दर्पण का क्या रहता, आवर्तन आवर्धन पूछता, कोई भी दर्पण का, मान लीजिए उत्तल दर्पण का या अवतल दर्पण का आवर्धन पूछता तो एम बराबर माइनस वी बाई यू होता है, यदि दर्पण के बारे में पूछता तो। लेकिन यहाँ लेंस के बारे में पूछा है तो माइनस नहीं होगा, ओनली प्लस वी बाई यू होगा, और है ना, अवतल लेंस हो चाहे उत्तल लेंस हो, कोई भी लेंस हो, उसके एम का मान अर्थात आवर्धन का मान क्या होगा, वी बाई यू होगा। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। फिर 7 नंबर प्रश्न है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है ना, अपवर्तनांक को क्या कहा गया है, यहाँ पे म्यू कहा गया है। तो म्यू बराबर होता है आपका, म्यू बराबर क्या होता है, साइन आई बट्टे साइन आर होता है। इसी को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, स्नेल का नियम भी कहा जाता है। स्नेल का नियम किसको कहते हैं, ठीक है, ये पूछा भी जाता है। तो ये जो इक्वेशन है म्यू बराबर है ना साइन आई बट्टा साइन आर, यही स्नेल का नियम है ना। यही आपका म्यू का मान, अपवर्तनांक का मान क्या होता है, साइन आई बट्टे साइन आर होता है। ऑप्शन बी 7 का सही उत्तर होगा। 8 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है। तो हीरा का अपवर्तनांक जो है सबसे अधिक होता है। आपसे पूछेगा कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 2.42 जो है हीरा का अपवर्तनांक होता है ना। अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है, अपवर्तनांक का भी कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है। फिर आपका है 9 नंबर, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। अभिसारी लेंस किसको कहते हैं, तो उत्तल लेंस को जो है अभिसारी लेंस कहते हैं। ये उत्तल लेंस है ना, क्या है, उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस को ही क्या कहा जाता है, अभिसारी लेंस कहा जाता है। ऑप्शन जो है ए सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और यही आपको कहता कि अपसारी लेंस किसको कहते हैं, मान लीजिए कहता कि अपसारी लेंस किसको कहते हैं, तब आंसर हो जाता अवतल लेंस। क्या हो जाता, अवतल लेंस हो जाता। लेकिन यहाँ पूछा है अभिसारी लेंस किसको कहते हैं, तो उत्तल लेंस को कहते हैं। 10 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है। तो लेंस की क्षमता का मात्रक जो है डायप्टर होता है। बोलचाल की भाषा में क्या यूज करते हैं, डायप्टर। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है आपका, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है ना, धनात्मक पूछ रहा है। तो लेंस दो होता है, एक होता है आपका उत्तल लेंस, एक होता है आपका अवतल लेंस। तो अवतल लेंस का जो फोकस दूरी होता है वो धनात्मक होता है, धनात्मक पूछ रहा है ना। तो अवतल लेंस, ये अवतल लेंस कहाँ है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अवतल लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होता है, ठीक है। और वही आपका उत्तल लेंस का फोकस दूरी पूछता है ना, या ऋणात्मक बोलता, ऋणात्मक किसका होता है, उत्तल लेंस का होता है, ठीक है। तो यहाँ आपको ध्यान में रखना है, लेंस की फोकस दूरी धनात्मक किस में होता है, तो अवतल लेंस में होता है। धनात्मक किस में होता है, अवतल लेंस में होता है। फिर आपका है 12 नंबर, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। प्रकाश की चाल अधिकतम किस में होगा, हवा में होगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा प्रकाश का चाल क्या होगा, हवा में होगा। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। फिर 13 नंबर प्रश्न है, शब्दकोश है ना, शब्दकोश मतलब डिक्शनरी के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे। देखेंगे क्वेश्चन रिपीट किया है, सेम क्वेश्चन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा है ना, छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए है ना, हमको उसको बड़ा करके देखना होगा। तो बड़ा करके देखने के लिए कौन लेंस का प्रयोग करेंगे, तो उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे है ना। और 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा है ना, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा 13 का। फिर 14 नंबर प्रश्न है आपका, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो निर्वात में प्रकाश का चाल होता है 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड जो है निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर होगा। फिर आपका है 15 नंबर प्रश्न है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी है ना। फोकस दूरी एफ का वैल्यू दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है,
ठीक है, आपका क्षमता पूछ रहा है ना, तो P बराबर क्या होता है 1/f होता है। ठीक है, तो 1 करेंगे, लिखेंगे f का वैल्यू 20 सेंटीमीटर है और इसको मीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 से भागा देंगे। ठीक है, तो 100 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 20×5 100 हो जाएगा। 20×5 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी इतना है, इसकी क्षमता क्या हो जाएगी, 20×5 100 5 डायोप्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 डायोप्टर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। 5 डायोप्टर जो हो जाएगा इसकी क्षमता हो जाएगा। फिर आपका है 16 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो मिट्टी का प्रयोग जो है लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है। फिर 17 नंबर प्रश्न है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के भी क्या होते हैं, 2 नियम होते हैं, है ना। आपतन कोण और अपवर्तन कोण दोनों का मान बराबर होता है। फिर आपका दूसरा नियम होता है कि म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर होता है। ये 2 नियम होता है, आप लोग पढ़े होंगे सब्जेक्टिव में, है ना। इस वीडियो को यदि अच्छा लाइक मिला, है ना, तो 1000-1500 व्यूज़ लगभग मिल जाएगा। तो मैं आपको जल्द ही इसका सब्जेक्टिव भी अपलोड करूँगा प्रीवियस ईयर का। फिर आपका है 18 नंबर, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा जो है आपका किस में बनता है, अवतल लेंस में बनता है। किस में बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब जो है हमेशा किस में बनता है, अवतल लेंस में बनता है, लेंस की बात करेगा तो। ठीक है, फिर आपका 19 नंबर है, 1 एंगस्ट्रम, ये एंगस्ट्रम का साइन है ना। इसको ये तरंगदैर्घ्य का मात्रक होता है, एंगस्ट्रम होता है। ठीक है, तो 1 एंगस्ट्रम का मान कितना होता है, तो 10⁻⁻10 मीटर जो है एंगस्ट्रम का, 1 एंगस्ट्रम का मान होता है। ठीक है, फिर आपका एक उत्तल लेंस होता है। एक उत्तल लेंस देखेंगे इस प्रकार से होता है ना। किनारे में क्या होता है, पतला होता है, किनारे में क्या होता है, पतला होता है, और बीच में क्या होता है, मोटा होता है। तो ऑप्शन देखेंगे किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, सही बात है, बीच में मोटा है किनारों की अपेक्षा में। तो ऑप्शन सी जो है 20 का ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका 21 नंबर है, किसी बीम का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाएगा, है ना। तो वक्रता केंद्र पर रखेंगे। मान लीजिए उत्तल लेंस है, मान लीजिए क्या है, ये उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस के सामने हम लोग वस्तु को कहाँ पे रखेंगे कि उसका प्रतिबिंब जो है कैसा प्राप्त होगा, वास्तविक और समान आकार का होगा। जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो ये आप वक्रता केंद्र सी पर वस्तु को रखेंगे। कहाँ रखेंगे, सी पर रखेंगे, तो इसका प्रतिबिंब क्या होगा, समान आकार का बनेगा और वास्तविक बनेगा। तो वक्रता केंद्र सही उत्तर हो जाएगा 21 का। फिर 22 नंबर प्रश्न है आपका, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु को कहाँ रखा जाता है, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित, और आवर्धित मतलब बड़ा, है ना, और काल्पनिक, है ना, यानी कि आभासी प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु को कहाँ पे रखते हैं, फोकस और लेंस के बीच रखेंगे, है ना। फोकस और कहाँ रखेंगे, फोकस और लेंस के बीच में रखेंगे, है ना। ये आपका ऑप्टिकल सेंटर लेंस होता है, ये लेंस है ना, इसके बीच में मान लीजिए फोकस है, ठीक है, और ये लेंस है, तो इसी के बीच में कहीं पे क्या करेंगे, वस्तु को रखेंगे। तो वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक, है ना, आवर्धित मतलब वस्तु से बड़ा बनेगा और सीधा बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 23 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब जो है हमेशा किस में बनता है, अवतल लेंस में बनता है, सॉरी उत्तल लेंस में बनता है। किस में बनता है, उत्तल लेंस में जो है, लेंस की बात कर रहा है ना। तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उत्तल लेंस में बनता है। अवतल लेंस में तो आपका आभासी प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी अर्थात काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। आभासी को ही काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, जो कि आपका अवतल लेंस में बनता है। उत्तल लेंस में हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। फिर आपका 24 नंबर प्रश्न है, किसी बिंदु वस्तु से निकल करके किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं, प्रतिबिंब बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिबिंब बिंदु कहते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। फिर 25 नंबर है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है उत्तल लेंस का बना होता है। फोटोग्राफी कैमरा में जो लेंस प्रयोग किया जाता है
वो उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है। फिर 26 नंबर प्रश्न है, किसी गोलीय दर्पण गोलीय दर्पण है तथा किसी पतले गोलीय लेंस की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस संभवतः होगा। तो गोलीय दर्पण में माइनस किस में होता है, तो अवतल दर्पण में फोकस दूरी माइनस होता है ना। अवतल दर्पण देखे हैं तो इसमें हम लोग जो फोकस यूज करते थे उसका वैल्यू किस में लेते थे, माइनस लेते थे, ऋणात्मक लेते थे। और लेंस में, उत्तल लेंस में जो है फोकस जो है एफ फोकस दूरी क्या लेंगे, माइनस लेंगे। तो ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा 26 का। फिर 27 नंबर प्रश्न है, प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है, न्यूनतम मतलब कम से कम किस में होता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है। तो कांच में क्या होगा, सबसे न्यूनतम होगा, ऑप्शन जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग, है ना। कांच में प्रकाश की चाल क्या होगा, न्यूनतम होगा। फिर आपका 28 नंबर प्रश्न है आपका, एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तथा भीतरी त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर है। ठीक है, त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए कैसा व्यवहार करेगा, तो ये आपका अवतल लेंस की भांति काम करेगा। किसके तरह काम करेगा, अवतल लेंस की भांति काम करेगा। इसको आप ध्यान में रखेंगे। इस प्रकार से आपका जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, प्रकाश का परावर्तन से संबंधित जो भी अब तक का मैट्रिक की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, उन सब का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का यहाँ पे आपको डिस्कशन करा है। इनका सॉल्यूशन देखना आपके आने वाले मैट्रिक की परीक्षा के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, वीडियो को देखेंगे, दोस्तों में शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।